नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। समय समय पर आपको कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर हल करवाते आए हैं और ये एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है। एक तरह से आंसर की समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है। ऑफलाइन पेपर हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ बोर्ड का ये पेपर है। 3 पदों के लिए कॉमन पेपर हुआ था। 3 पोस्ट कौन कौन सी है? इलेक्ट्रीशियन सेकेंड नाम से पोस्ट थी, टेक्नीशियन सेकेंड नाम से पोस्ट थी और इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर नाम से भी पोस्ट है। तीनों का कंबाइंड कॉमन पेपर ये हुआ है, तो उसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम कब हुआ था? 24 नवंबर 2024 का है। थोड़ा सा हम डिले हैं, समय का अभाव था, समय नहीं मिल पाया, नहीं तो करवा देते। एक दिन लाइव में करवा रहे थे, उस दौरान भी थोड़ा सा इश्यू आ गया था। तो अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं और अच्छा पेपर है। सीखने वालों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए रिवीजन टाइप में हो जाएगा एक तरह से, और 100% गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें। एक तो कि प्लीज़ फास्ट करवाइए। उनसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप क्लास कंप्लीट होने के बाद देखिएगा। यूट्यूब आपको डबल स्पीड करने का ऑप्शन देता है, वहाँ से देखिएगा। दूसरा कि जी आगे चलिए, वो ऑप्शन भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पहले के जैसे कारण सहित एक एक करके उत्तर बताएंगे। तो डिटेल से करेंगे, इसलिए समय तो लगेगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो इससे मुझे फ़ायदा हो जाता है कि कमेंट वाले आ जाते हैं, प्लीज़ हिंदी में करवाइए, प्लीज़ इंग्लिश में करवाइए। मैं परेशान हो जाता हूँ। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो भी एग्ज़ाम देने गए थे। आप एग्ज़ाम देकर आए हैं कि नहीं, वो ज़रूर बताएं हमें। स्कोर ओवरऑल आपका क्या बन रहा है और पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, एक एक करके देखिएगा। टोटल 70 क्वेश्चन है, 2-3 पार्ट में करवाऊंगा भाई, समय का अभाव रहता है। पहला सवाल आपके सामने, लेप वाइंडिंग में ब्रूस की संख्या कितनी होती है? देखो, ब्रूस का काम होता है करंट को कलेक्ट करना, यानी ये धारा को एकत्रित करने के लिए लगता है, राइट। करंट कहाँ से कलेक्ट करेगा? पैरेलल पाथ में से, यानी समांतर रास्तों में से। इसका मतलब जितने समांतर रास्ते उतने ही करंट के सोर्स और उतने ही ब्रूस। और पैरेलल पाथ जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पोल पर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कितने अलग तरीके से पूछा है तो सिंपल, आप कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का सही है ये। सी ऑप्शन आएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, ध्रुवों की संख्या के बराबर। ठीक है। हालांकि जब प्लेक्स में चले जाते हैं तो पाथ को इग्नोर करके वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लेक्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई में पोल इंटू प्लेक्स। अभी के हिसाब से ऑप्शन है तो पोल की संख्या के बराबर करेंगे। लेप वाइंडिंग दिया हुआ है, राइट। अगर वेव वाइंडिंग के हिसाब से करते तब आपको उत्तर कितना करना था? ए। ठीक है। यानी अगर वेव वाइंडिंग के लिए आपसे सवाल किया जाता देन आप 2 ऑप्शन के साथ जा सकते थे, क्योंकि वेव वाइंडिंग में 2 रास्ते हम लोग मानकर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्रेन में किस प्रकार की मोटर को प्राथमिकता दी जाती है ना? विच डीसी मोटर परफेक्ट फॉर क्रेन। डीसी मोटर स्पष्ट दे दिया है वैसे तो क्रेन के लिए। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर डीसी के अलावा 3 फेज एसी में आपको क्रेन के लिए कोई मोटर सजेस्ट करनी हो तो आप कौन सी करेंगे, वो मुझे बताइएगा। ये तो आपका सही होना ही है, डीसी सीरीज मोटर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्रेन जो होता है ये खिंचाव कार्य में आता है। खिंचाव को इंग्लिश में ट्रैक्शन जॉब बोलते हैं और हिंदी में कर्षण कार्य बोलते हैं। खिंचाव कार्य के लिए हमें स्टार्टिंग के समय हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें कौन देता है? डीसी सीरीज मोटर। ये कैसे देता है? तो डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए हम जितने भी ट्रैक्शन जॉब्स हमारी होती है वहाँ पर इसको काम में लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला मुझे आप ऑप्शन बता दीजिए किस किस को अच्छे से याद है। ठीक है। पेपर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तो आपने तैयारी की है वही है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है जो अभी राजस्थान इंस्ट्रक्टर में हुआ वही सेम देखो उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर में भी मिल गया। आप सोच रहे हैं 19 तारीख को राजस्थान इंस्ट्रक्टर का हुआ था, 24 तारीख को उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर का हुआ है, सेम क्वेश्चन है चौथा वाला। तीसरे पर आइए पहले, सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त अर्धचालक कौन सा है? मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर। तो नो डाउट सिलिकॉन ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण में आप 2-3 चीज़ बोल सकते हैं। एक तो तापीय कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी बहुत है, यानी टेम्परेचर को ज़्यादा सहन कर सकता है। बैरियर पोटेंशियल हाई है, तो ये हाई करंट या हाई पावर के लिए भी बनाया जा सकता है। मतलब जर्मेनियम की तुलना में करंट
और पावर दोनों ही ये ज़्यादा ले सकता है, इसलिए हम सिलिकॉन को प्रायोरिटी रखते हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 4, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है? देखो हम लोग शॉर्ट में इसे केवीएल बोलते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है ना। क्या बोलता है किरचॉफ हमें? किरचॉफ कहता है कि हमने जो ईएमएफ लगाया था वो सर्किट में जितने भी वोल्टेज जो आपके कंपोनेंट्स लगे रहते हैं जो वोल्टेज को ड्रॉप करवाते हैं, उनके वोल्टेज ड्रॉप के हमेशा बराबर होता है। यानी वो कहता है कि जितने भी बैटरी आपने लगाई है उन सब के ईएमएफ को जोड़ लो, जितने भी रजिस्टर या हीटर या लैंप आपके लगे थे उनके ड्रॉप को आप जोड़ लो, ये दोनों मान हमेशा बराबर आएंगे। इसलिए वो कहता है कि बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इसको आप अगर बराबर के पहले लेकर आएंगे तो E माइनस आई आर करेंगे और दोनों बराबर है, इसलिए फाइनल उत्तर कितना आया? 0। सिंपल सवाल ये रहा। ये IR ड्रॉप से रिलेटेड भी है और बैटरी EMF से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन था राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन में, उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन में भी आ गया। जी माय डियर, आइए इस सवाल पर, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 तरीके से चीज़ें याद रखनी है। मुझे लगता है ये है क्वेश्चन आपके लिए नया। द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा से हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वो माय डियर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की क्यूब, हवा के वेग के तृतीय घात के अनुपातिक होती है, क्यूब के समानुपाती है। इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। टरबाइन के डायामीटर के विलोमानुपाती है, विंड प्रेशर के समानुपाती है, डेंसिटी की भी है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अलग क्वेश्चन है, तो याद रखना ये नया है। कौन कौन इसका आंसर पहले से जानता था हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको अच्छे से कवर आपको करना है और याद भी रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कन्वर्जन वाले पर। निम्नलिखित को रूपांतरित करें, ट्रांसफ़र करना है किसको? एफ और एच लिखा हुआ है और उसको करना है 10 में। तो पहले तो चीज़ें देखो समझ में आ रही है क्या? हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, दशमलव में बदलना है। इसके 2 तरीके हैं। देखो, अगर आप थोड़ा समय ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन चाहते हैं कि 100% सही हो, उस प्रोसेस से जाते हैं तो वो तरीका भी ठीक है, और एक डायरेक्ट है कि उसको बदलो। तो पहले मैं डायरेक्ट वाले पर आता हूँ, है ना। एफ और एफ, इनकी वैल्यू लिख लो। कितने होते हैं? एफ का मतलब 15, है ना। एफ का मतलब ABCD तो है ना। हेक्साडेसिमल में ए से लेकर एफ तक का इस्तेमाल किया जाता है। कब? 10 के आगे के लिए। 0 से 9 तक तो अंक होते हैं, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ABCDEF। तो ये 15 हो गए। अब इसको जब कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? 16 की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर 16 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ आएगा उसको लिखेंगे। याद है ना, किसी भी संख्या के अगर घातांक 0 लगी हुई हो तो उसका मान होता है 1। यानी 16 की पावर 0 का मान है 1। 1 को अगर 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर आएगा हमारा 15। किसी भी संख्या की पावर अगर 1 लगी हुई है तो उसका मान उतना ही होता है। यानी 16 की पावर 1 है तो इसका मान कितना है? 16। और 16 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 240। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। 240 और 15 को जोड़ा तो 255 उत्तर आया। यही आपका आंसर है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? ये अब अपन तो सोचते हैं कि बाइनरी डेसिमल बाइनरी थे कि हमें सीमित रखता होगा। नहीं भैया, वो कुछ भी दे सकता है। अब ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन स्पॉट बहुत बच्चे इसको शायद नहीं भी कर पाए होंगे। दूसरा तरीका कौन सा था वो बताऊं? दूसरा तरीका होता है कि पहले हम लोग क्या करें, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 15 और 15। बाइनरी लिखते समय एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये 4 बिट में होना ज़रूरी है। हालांकि ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 4 बिट में ही आ रहा है। 15 का मान कितना होता है? ये। अब क्या करो, अब इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना शुरू करो। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई हुई है। क्या? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128।
है ना। ये लिखते चलो यूँ, इन सब को मल्टीप्लाई करो। अगर 0 है तो छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो। तो इन अब सब संख्याओं को जोड़ना था, 128 प्लस 64 प्लस 32 16 8 4 2 1। तो इन सब को जोड़ करके देखना, उत्तर 255 ही आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बाइनरी डेसिमल वाला वो बताने का, तो सबसे बढ़िया तरीका वही था, आप उसी को भी कर ही लीजिएगा, ठीक रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 7वें सवाल पर। द इनपुट रिपल कंटेंट ऑफ SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। दरअसल इसका काम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। और क्या पूछ रहा है, इनपुट रिपल कंटेंट। तो दो बातें करते हैं, इसमें होता क्या है दरअसल, तो इनपुट और आउटपुट दो है। इसका जो काम होता है ना, ये आउटपुट में रेगुलेटेड पावर सप्लाई देने का काम करता है। तो इसकी जो इनपुट होती है वो अनरेगुलेटेड होती है, मतलब अनियमित होती है, उतार चढ़ाव भरी भी होती है। और आउटपुट जो होती है वो रेगुलेटेड होती है। इसका मतलब इनपुट साइड में उतार चढ़ाव और रिपल्स किसको बोलते हैं, वेरिएशंस को ही रिपल बोल सकते हैं हम लोग। तो फिर इसके इनपुट में रिपल्स जो होते हैं वो अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। उर्मिका बहुत अधिक होती है क्योंकि इसका इनपुट अनरेगुलेटेड होता है। और आउटपुट में बहुत कम होती है, वेरी लो करेंगे, 0 नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मतलब 100% रेगुलेटेड पावर तो नहीं करेगा, एफिशिएंसी 100% तो किसी की भी नहीं है। तो दोनों याद रख लेना, इनपुट और आउटपुट का याद रखना। अगर तरीके से चीज़ें चल रही है और आपको लग रहा है कि सही से, क्योंकि हम उन बेसिक बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि आएंगे फास्ट बोल रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करेंगे अगर आपके हिसाब से सिस्टम चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन पर इसी तरह के क्वेश्चंस का हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, उसको भी अटेंड करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। आइए अगले सवाल पर। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का काम क्या है, दो काम होते हैं। पहला काम अगर है तो वो है परिपथ में धारा को नियंत्रित करना, आपका बिल्कुल सही है, करंट कंट्रोल करना ही है। लेकिन वोल्टेज को भी बैलेंस करना, और वो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करना क्योंकि आइदर और वाला ऑप्शन आया नहीं। एक ऑप्शन जब भी दे तो करंट कंट्रोल ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, मोस्ट बेटर ऑप्शन यही मानेंगे हम लोग। आइए 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि एक लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। स्टोरेज एनर्जी कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा ही तो होती है ना। उसी रासायनिक ऊर्जा को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, ये भी दिख ही रहा है तो यहीं कर लेते हैं। दशमलव संख्या 79 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा। द्विआधारी मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या तरीका रहता है, भाग देते आते हैं, सिंपल सा है ना, याद होगा सबको, करते जाइएगा। 79 को डिवाइड करना है 2 से, और जितना आपका शेष बचे है ना, उसको क्या करना है, लिखते चलना है। ये कितना आएगा अभी आपका, अगर आप 2 से इसको भाग करते हैं तो ये आपका 3 आएगा और ये आपका 9 आएगा, है ना। फिर आपका रिमाइंडर कितना रहा, 1। इसको 2 से भाग दीजिएगा, फिर 1 आ रहा है। इसको 2 से भाग दीजिएगा, फिर 1 आ रहा है। और इसको 2 से भाग दीजिएगा, फिर 1 आ रहा है। और अब 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, अब 2 का अगर आप इसमें भाग दे रहे हैं तो ये आपका 1 आ रहा है, और अब शेषफल 0। अब इसको उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन से होगा सही। कन्वर्ट करके और देख लेना, बताया हुआ है बहुत बार, और इस पर मेरी बहुत पहले की क्लासेज भी आपको दी हुई है। टॉपिक वाइज जो हमारी क्लासेज चल रही थी, अब अगला उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ही शुरू होना है, तो वहाँ भी आपको ये और करवा देंगे। लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, मुझे लगता है ठीक था। 11वें सवाल पर आते हैं। देखो, एडवांटेज ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पुश करता है, एक पुल करता है, यानी खींचता है, और एक धक्का मारता है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। देखो, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है 78.5% के आसपास। पहला पॉइंट तो ये ठीक था। दूसरा, ग्रेटर एफिशिएंसी देन क्लास ए, तो ये भी ठीक है। अब 2 ऑप्शन जब सही हो गए ना, तो आप मान लीजिए कि तीसरा ऑप्शन भी सही होगा कि इसमें कोई भी क्यूसेंट करंट ड्रेन नहीं होती है। जो क्यू पॉइंट होता है ना, वो एकदम स्टेबल पॉइंट होता है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। उपरोक्त सभी करना, ठीक है। एग्ज़ाम देकर
नहीं आए तो सोच कर देखिए कि कितना अच्छा पेपर चल रहा है अभी तक, और आई होप कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कर पाते। ऐसे ही आते हैं, ये पढ़ाई वाले हैं, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ना उनके हिसाब का ही पेपर है, ऐसे नहीं कि हर किसी के बस की बात थी। पीएमएमसी यंत्र क्या माप सकता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पूरा नाम होता है। ये केवल डीसी का मापन करता है ना। एसी डीसी दोनों के लिए अगर बात की जाए तो एमआई टाइप मीटर होगा, यानी मूविंग आयरन वाला होगा। मूविंग आयरन के अलावा डायनेमोमीटर भी एसी और डीसी दोनों पर हम लोग इसे काम में ले सकते हैं, आराम से काम में लेते हैं, दोनों में से जो भी है कर देते हैं। ठीक है, देख पैसिव नेटवर्क कौन सा होता है? एक्टिव और पैसिव नेटवर्क की दो परिभाषाएं होती है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, तो ये वो है जिसमें ना तो कोई वोल्टेज सोर्स होगा और ना ही कोई करंट सोर्स होगा, कुछ भी नहीं होता। वोल्टेज और करंट सोर्स अगर नहीं है तो हम लोग उसे निष्क्रिय बोलते हैं। ऐसा सोर्स या नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक या तो करंट सोर्स अवेलेबल हो या वोल्टेज सोर्स अवेलेबल हो उसे एक्टिव सोर्स कहा गया है। और ऐसा नेटवर्क जिसमें ना तो कोई करंट सोर्स हो ना ही कोई वोल्टेज सोर्स हो, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, विच कंटेंट नो ईएमएफ सोर्स, ऐसा जिसमें कोई ईएमएफ सोर्स उपलब्ध नहीं हो, निष्क्रिय नेटवर्क उसे कहा जाता है जी। किरचॉफ का धारा नियम फॉलो कर दीजिए। कितना पुराना क्वेश्चन, मतलब परंपरागत क्वेश्चन है ये हमारे, है ना, जो आते ही जा रहे हैं। क्या पूछ रहा है कि चित्र में धारा आई की गणना करो। देखो भाई, ये है हमारा जंक्शन, ये जंक्शन की तरफ आ रही है 10 एम्पीयर करंट, ये भी जंक्शन की तरफ आ रही है 2 एम्पीयर करंट, और ये जंक्शन से दूर जा रही है। तो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर, यानी 10 और 2 को जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा 12 एम्पीयर। ये रहा ऑप्शन में। मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन कोई टाइम में इस क्वेश्चन का लेवल हुआ करता था कि अरे वाह, इस लेवल की क्वेश्चंस आते हैं। आजकल आपको इजी लगते हैं, पढ़ करके इजी कर लिया। अब ये देखो, पावर सिस्टम की जो क्लास कराई थी, डे 51वां है हमारा शायद पावर सिस्टम का, जिस पर पावर सिस्टम की डिजिटल बोर्ड पर जो क्लास दी थी, सेम क्वेश्चन दिया था हमने। कैसे रिपीट हुआ है देखो। लो हेड वाले जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें कौन सी टरबाइन काम में लेते हैं? तो लो हेड के लिए कापलान टरबाइन आएगा, हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील आता है। करवाया था कि नहीं बताओ? जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड की ईमानदारी से बताओ, अगले ही दिन सेम पेपर में मिल रहा है, बताओ और क्या ही चाहिए। तो टरबाइन का क्वेश्चन आजकल आने लग गया, उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। लो हेड हाई हेड दोनों का याद रखो, एक हेड का याद रख लो, हेड के साथ डिस्चार्ज भी आता है, तो लो हेड के साथ डिस्चार्ज फ्लो ज़्यादा होता है, और हेड अगर हाई है तो फ्लो लो होता है, ये याद रखना। अगले सवाल पर आते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोड कन्वर्ट की बात कर रहा है। कौन सा है? बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। अब भाई देखो, एप्लीकेशन पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस पर आपको एक स्पेशल क्लास दी हुई है, बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना और ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना, स्पेशल पर्टिकुलर बस इसी टॉपिक पर है। तो अगर आपने वो अच्छे से कवरअप की है तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और अगर नहीं किया हुआ है तो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे होंगे। आइए जान लेते हैं कि इसको हल करते कैसे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन थोड़ा सा तरीका आपको याद होगा तभी करना है। दरअसल करना कुछ नहीं होता इसमें, सबसे पहले इस साइड का जिसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं ना, इसको एज इट इज़ लिखना होता है, जैसा है वैसा लिख लो। और बाकी सबको क्या करना होता है? परस्पर जोड़ना होता है, यानी इस एक को 0 के साथ जोड़ेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 0 को जोड़ने से 1 ही आता है। अब इस 0 को 1 में जोड़ना है तो 0 और 1 को जोड़ने पर भी 1 ही आता है। अब 1 और 1 को जोड़ना है, 1 और 1 को जोड़ने पर 10 आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट अलग बनेगा आपके लिए। 1 और 1 को जोड़ने से 10 आते हैं, तो अब 10 में आप 1 लिखेंगे कि 0 लिखेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो ग्रे कोड इसके सप्लीमेंट्री या पूरक के रूप में जानते हैं। तो 10 के समय आपको 0 लिखना है और 1, ये जो आपका कैरी हुआ है इसको हम छोड़ देंगे। अब आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो बस आपका आंसर यहीं ख़त्म हो गया। 11, 10 मिलान कर लीजिए कहाँ बैठ रहा है, तो ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं।
440 वोल्ट 110 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध 0.03 ओम और सेकेंडरी 0.02 ओम है। यदि लोहे हानि 150 वाट है तो अधिकतम दक्षता के लिए सेकेंडरी करंट का मान कितना होगा। कम से कम 3-4 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, छोटा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके वो चाहता है साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है मैं देखूँ तो सही। पहला सवाल मेरा ये, अधिकतम दक्षता की शर्त क्या थी, याद है ना? जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ये उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त थी। ठीक है, यानी हमें इतना तो पता लग गया कि इसमें कॉपर लॉस भी 150 वाट आना चाहिए और आयरन लॉस भी 150 वाट आना चाहिए, ये तो ठीक है। अब बात ये आती है कि हम आयरन लॉस का तो पता कर रहे हैं लेकिन कॉपर लॉस कहाँ से लाएं? तो I² × R दो तरीके हैं, या तो हमें सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हम टोटल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमें कुल प्रतिरोध की ज़रूरत होगी क्योंकि कुल कॉपर लॉस की ज़रूरत है। तो या तो आप सेकेंडरी प्रतिरोध और प्राइमरी प्रतिरोध दिए हुए हैं तो सेकेंडरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अलग अलग कॉपर लॉस निकाल करके उनको जोड़ लो। तो हम करते हैं, देखो I² × R कॉपर लॉस ज्ञात करने का फॉर्मूला है I² × R, कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को निकाल करके जोड़ लेते हैं। समझ में आ जाएगा ना? दोनों लॉसेज निकाल करके जोड़ लेते हैं। देखो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है 0.02 और ये वाला मान किसके बराबर आना चाहिए? 150 के बराबर होना चाहिए। इतनी दूर तो सही है ना? सेकेंडरी की करंट नहीं दी हुई तो एज इट इज़ रख देंगे I2, लेकिन इस साइड आते हैं। प्राइमरी का रेजिस्टेंस अलग से दिया हुआ है जी, कितना? 0.03। प्राइमरी की करंट दी हुई है क्या? नहीं दी हुई, तो ये कहाँ से लाएं? अब प्राइमरी की करंट अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी की करंट को अगर रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा कि नहीं बताओ? रेशो अब टर्न की जगह अगर वोल्टेज का रखो तो भी चलेगा काम। यानी हमें ये जो प्राइमरी हमारी I1 चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा? V2/V1 को I2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट इज़ इक्वल टू I1, फिर इसका वर्क कर देंगे। अब देखो वोल्टेज सेकेंडरी की कितनी है? 110, प्राइमरी की कितनी है? 440, तो ये हो गया 1/4 × I2। तो अब इसकी स्क्वायर करें तो I² बनेगा, I2 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर 16। तो मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या ध्यान से सुनिएगा, है ना? I2 की स्क्वायर बटे 16 × 0.03, थोड़ा लंबा है सवाल, समय देना पड़ेगा आपको। फिर I2 की स्क्वायर 0.02 बराबर 150। अब आगे आप हल कीजिए और आंसर कीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद मैथमेटिक्स शुरू हो गई और गणित हल करने के आपके अपने सोर्सेज, आपके अपने तरीके होते हैं। फाइनल आंसर का मिलान कीजिएगा। आई थिंक इसका आंसर 79 के आसपास आ रहा था शायद, थोड़ा मिलान कर लेना, कोई बात नहीं, है ना? या 82 वाला भी आ रहा होगा, कौन सा आ रहा है आप बताइए ज़रूर, कौन कैलकुलेशन करता है, ताकि पता तो लगे। ठीक है ना? फाइनल आंसर आपका ये जो कैलकुलेशन मैंने बता दिया, अब इसको मैथ फॉर्मूला हल करना है, कैलकुलेटर यूज करके कर लेना, क्रॉस मैच करवाना है तो कोई बात नहीं। विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, एनर्जी की इकाई है। देखो वाट और किलोवाट ये तो दोनों ही पावर की है, तो kWh ही करेंगे। जूल जो है ये एक तरह से ऊष्मा ऊर्जा और उनकी इकाई के रूप में भी मान लेते हैं। अगला सवाल देखो 19वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखाएगा। ये कह रहा है कि RMS मान की गणना कीजिए 3 + 4 cos 3t। देखो इसमें तो दे दी फ्रीक्वेंसी और इसमें फ्रीक्वेंसी दी नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो इसे तो DC RMS मान लेते हैं और इसे क्या मानना है? AC वोल्टेज मान लेना है। लेकिन जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो कहता है कि आपको रूट मीन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा जब वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी हो। तो पहला काम क्या करेंगे? रूट करना है। किसका जी? स्क्वायरों का। तो 3 की स्क्वायर करेंगे, फिर 4, ये आपका पीक है तो इसमें √2 का भाग देंगे और इसकी स्क्वायर करेंगे। ये है आपकी वैल्यूएशन। निकाल दो भैया। 3 की कितनी आई? 9, 4 की कितनी है? 16, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 16 को 2 कर दिया तो 8 हो गया, 9 और 8 है 17, √17 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आया कि दोबारा बताऊं? मुझे लगता है कई पूछेंगे, एक बार और बोलो, सुनिएगा ध्यान से। ये आपका DC वैल्यू कहलाता है। आपको 3 का स्क्वायर करना है प्लस जो AC का RMS है।
अब 4 वोल्ट पीक वैल्यू है, कोस साइन से फ़र्क नहीं पड़ता। पीक से RMS निकालने के लिए या तो √2 का भाग दो या 0.707 से मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 को √2 से भाग दे देते हैं, इसका वर्ग करना है और फिर इन सब का रूट निकालना पड़ेगा। तो 3 की स्क्वायर 9, 4 की 16, √2 की 2 आ जाएगी, तो 16/2 हल करेंगे तो 8, यानी 9 और 8 जोड़ना है और उसका रूट करना है। तो 9 8 17, √17 आपका ऑप्शन आ जाएगा। आसान सा है वैसे, इतना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा या टफ नहीं था। सवाल देखो, इनमें से कौन सा यूपीएस का विनिर्देश नहीं है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलते हैं यूपीएस को। यूपीएस में वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ होगा, प्लस माइनस कितना करेगा, फॉर एग्जांपल +-3%, ये भी निर्देश है। कितने वाट का यूपीएस है, बिल्कुल सही है, वाट किलोवाट में। यूपीएस की करंट कैपेसिटी कितनी है, इतने एम्पियर उतने एम्पियर। ये फैराड वाला मुझे नहीं लग रहा यूपीएस का हो, ये किसका है, ये कैपेसिटर का होता है। ठीक है, तो बस माय डियर यहीं रोकते हैं आज की क्लास। 20 क्वेश्चन इसमें हो गए, कोशिश करेंगे और भी करवाने के लिए, तो वो आपको अगली क्लास में करवाएंगे। कर दीजिएगा लाइक, और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस है, जल्दी कोशिश करेंगे पूरा हल करवाने के लिए। बहुत धन्यवाद।